लास्ट के, अब ये आधे घंटे बहुत जरूरी है, ठीक है। और मेरे से पहले खुद कोशिश करना हर पॉइंट को रिकॉल करने की, आपको याद आना जरूरी है। और नहीं आ रहा ना, अगर नहीं आ रहा तो उस पॉइंट को छोटा सा कॉपी में साइड में लिख लेना कि मुझे ये घर जाके जरूर पढ़ना है, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला हो गया। जो चीजें याद आ रही हैं इट मींस वो ओके हैं, जो याद नहीं आ रही तुरंत लिखते रहो कि इसमें मेरे को डाउट आ रहा है, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा, मेरे को एक बार घर जाके दोबारा देखना। बात समझ में आ रही है जी? तो इधर देखो ध्यान से जी, ठीक है जी। बट ये समझ में उसी को ही आएगा जिसने पहले 8 लेक्चर डिटेल में पढ़े हुए हैं। 8 3 है मेरे ख्याल 3.5 घंटे आप मान के चल लो, तो कम से कम 26-27 घंटे का कंटेंट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये तभी 20 से 25 मिनट पल्ले पड़ेंगे, नहीं तो आपने मेरे को गालियां ही काटनी है, ठीक है। और मैं दोबारा बोल दूं, ये चैप्टर अगेन 8 से लेके 10 नंबर तक का आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे, ठीक है। जैसे मेरे को और किस चैप्टर में डाउट हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी में डाउट रहता आएगा नहीं आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक चैप्टर है पीजीबीपी, उसमें कोई डाउट नहीं, 8-10 नंबर का वो आता ही आता है, ठीक है। कैपिटल गेन में 4 से 5 नंबर का आते आता है। मतलब ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जहां फिक्स है कि आना ही आना, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप मुझसे पूछोगे सर एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, वो आएगा नहीं आएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। एक चैप्टर लो सेट ऑफ का आएगा नहीं, मुझे नहीं पता, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो फिक्स हैं कि वो तो आने ही आने, और आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इसमें से क्वेश्चन ना बना। और आप खुद समझ भी सकते हो क्वेश्चन क्यों बनते होंगे, क्योंकि लिमिट्स कितनी सारी हैं, तो आप खुद समझदार हो, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और लेंथी कितना चैप्टर है, ठीक है जी। तो एक बार ऐसा करते हैं फटाफट से, अब इसकी हम करने जा रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है। और कोशिश करूंगा इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ताकि आराम से उसका लिंक भी आप सेव कर लेना। कभी भी अगर दोबारा से कभी रिवाइज करना हो, इस वीडियो को दोबारा सुन लोगे तो फटाफट से आपका पूरा सैलरी रिवाइज होता रहेगा, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, तो चैप्टर हमने अपना स्टार्ट किया था सैलरी का। सैलरी हमने एक बार पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बार मेरे को फटाफट से रिवीजन करनी स्टार्ट कर दो। अगर मैं सैलरी की बात करूंगा तो सैलरी हमारा स्टार्ट कहां से होगा, सेक्शन नंबर 15, खत्म कहां पे होगा 17। और एक सेक्शन कौन सा है 10, जो सैलरी का है या सैलरी का नहीं है, नहीं है, बट क्या वो सैलरी से लिंक करेगा, नहीं करेगा, यस। तो सैलरी में हमें कवर कौन कौन से करने हैं, 15 कवर करना है, 16 कवर करना है, 17 कवर करना है, और सेक्शन नंबर 10 हमें यहाँ पे कवर करना है। अब मेरे को बताओ सेक्शन नंबर 15 उसकी हेडिंग क्या थी, चार्जिंग सेक्शन। 17 क्या था, परक्यूजिट। 16 क्या था, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। और सेक्शन 10 किसका है, अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट। अच्छा एक बात मेरे को बताना, जब सैलरी की इनकम हमें निकालनी है तो सेक्शन 15 ने क्या कहा था कि 17 में 10 जोड़ दो, 16 को हटा दो, सैलरी की इनकम निकल के आ जाएगी। अच्छा 15 ये कहने वाला कौन होता है, चार्जिंग सेक्शन। 17 हमारा किसका होता है, परक्यूजिट का। 10 हमारा किसका होता है, अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट का। और 16 हमारा किसका होता है, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। बट आपको ये सारी बातें बोलने से पहले मैंने कहा था कि सैलरी में इनकम टैक्सेबल तभी करना अगर वो 3 बातें आपकी सेटिस्फाइड होने वाली होंगी तब। सबसे पहली बात मैंने कहा था कि अगर इनकम सैलरी में टैक्सेबल करनी है तो पैसा देने वाला और लेने वाला हम दोनों के बीच में क्या हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन। अगर हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो इनकम कहां टैक्सेबल करेंगे, सैलरी में, नहीं तो हाँ जी हाँ जी। चलो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो इनकम कहां टैक्सेबल करेंगे, सैलरी। और अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो टैक्सेबल कहां पे करेंगे, अदर देन सैलरी हेड में, मे बी वो हाउस प्रॉपर्टी, मे बी वो कैपिटल गेन, मे बी वो पीजीपी, और मे बी वो अदर सोर्स में। अब एक बात मेरे को बताओ, फिर मैंने दूसरा पॉइंट कहा था कि अगर पैसा देने वाला एम्प्लॉयर है, पैसा लेने वाला एम्प्लॉई है, तो देने वाले के हाथ में क्या होता है, खर्चा, और लेने वाले के हाथ में इनकम। तो सैलरी का पूरा चैप्टर हम एम्प्लॉयर के हाथ में लगाएंगे, एम्प्लॉय के हाथ में। तो जितने प्रोविजन होंगे वो सारे के सारे किसके हाथ में लगेंगे, एम्प्लॉई के हाथ में लगेंगे। सिंगल प्रोविजन भी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं लगेगा। अच्छा फिर एम्प्लॉयर के हाथ में सैलरी नहीं लगेगा, बट क्या कोई और चैप्टर है जो लगेगा, वो कौन सा लगेगा, पीजीबीपी।
तो पीजीपी का चैप्टर एम्प्लॉयर के हाथ में लगेगा, एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी का चैप्टर लगेगा, बस ये बात ध्यान दो। फिर तीसरा पॉइंट मैंने कहा था कि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को जो भी कुछ देगा वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या बन जाएगा, सैलरी। अच्छा, बेनिफिट दो तरह के होंगे, कैश और नॉन कैश। कैश को हम क्या बोलेंगे, अलाउंस, और नॉन कैश क्या बोलेंगे, परक्विजिट। अलाउंस का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 10, और परक्विजिट का ट्रीटमेंट सेक्शन नंबर 17। तो ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद फिर हमने सैलरी का चैप्टर स्टार्ट किया था। एक बार सारे बच्चे मेरे को बता दो, अगर मेरे को इनकम सैलरी में टैक्सेबल करनी है तो क्या वो टैक्सेबल ड्यू बेस पे होगी, रिसीव बेस पे होगी, या अर्लियर बेस पे होगी, विच एवर इज अर्लियर। अगर मेरी सैलरी ड्यू पहले है तो ड्यू बेस पे, अगर वो रिसीव पहले है तो दोनों में से जो भी अर्लियर होगा सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल होगी। बट जो भी अर्लियर होगा जिस बेस पे भी टैक्सेबल होगी दोबारा से वो टैक्सेबल नहीं होगी। ये सारी बातें हमने की। फिर अगला हमने किया सेक्शन नंबर 15 में एरियर्स ऑफ सैलरी, क्या वो भी हमें टैक्सेबल करने होते हैं, यस। बट किसको देखने के बाद, सेक्शन 89(1) के रिलीफ को देखने के बाद। अब 89(1) ये बात कहता है कि अगर सैलरी के एरियर्स आपको आज मिले हैं, आज कितना टैक्स आ रहा है वो निकाल लो, और जी ये एरियर्स जिन सालों से बिलोंग करते हैं उन सालों में कितना टैक्स आ रहा है वो निकाल लो। अगर आज आपका टैक्स ज्यादा आ रहा है उतने का आपको रिलीफ मिल जाएगा, फिर बैलेंस आपको पे कर देना। ये सारी बातें हमने वहां पे की थी एरियर्स वाले केस में। तब जाके हमारा 15 खत्म हो गया। फिर अगर हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 16, याद करो 16 किसका था, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। अच्छा, डिडक्शन दो तरह की होती है, कौन कौन सी, इंटरनल और अच्छा एक्सटर्नल मींस क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में से माइनस होंगे, ग्रोस टोटल इनकम में से। और याद करो सेक्शन नंबर 80C से लेकर 80U वो सारी की सारी क्या होती हैं, एक्सटर्नल। और जो इंटरनल होती हैं क्या वो ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस होती हैं या किसी पर्टिकुलर चैप्टर में से, किसी पर्टिकुलर, जैसे सैलरी में सेक्शन नंबर 16, हाउस प्रॉपर्टी में 24, ऐसे हर चैप्टर में कोई ना कोई सेक्शन जो होगा वो किसका होगा, डिडक्शन का। अब बात करो 16 की। 16 में टोटल कितने पॉइंट आते हैं, 3। कौन कौन से, कोशिश करो, 16(1)(a), 16(2), 16(3), 16(1)(a), 16(2), 16(3). 16(1) किसका है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अरे स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या गवर्नमेंट को मिलेगी, नॉन गवर्नमेंट को मिलेगी, सबको मिलेगी, प्राइवेट को मिलेगी, पब्लिक को मिलेगी, सबको मिलेगी, छोटे एम्प्लॉय को मिलेगी, बड़े एम्प्लॉय को मिलेगी, सबको मिलेगी, मेल को मिलेगी, फीमेल को मिलेगी, सबको मिलेगी। अच्छा कितनी मिलेगी, 50,000 की या 50,000 तक, 50,000 तक एनुअल सैलरी और 50,000 विच एवर इज। अगर मेरी एनुअल सैलरी 40,000 तो कितनी मिलेगी, 30,000 है तो, 20,000 है तो, 1 लाख है तो, 2 लाख है तो, 3 लाख है तो मतलब हाईएस्ट कितनी मिलेगी, 50,000, उसके ऊपर की नहीं मिलेगी। पहले लिमिट यहां 40,000 थी, अब लिमिट कितनी है, 50,000। तो हाईएस्ट लिमिट 50,000 रुपए की है, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगला हमने किया 60 नंबर 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस वाले केस के अंदर मैंने कहा था एक होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक होता है अम्यूजमेंट अलाउंस। अच्छा अम्यूजमेंट अलाउंस क्या होगा, फुली एग्जम्प्ट होगा, फुली टैक्सेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो, तो ऐड करेंगे माइनस नहीं करेंगे। एंटरटेनमेंट वाले केस में क्या होगा, गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉई है तो पहले क्या करेंगे, ऐड, फिर क्या करेंगे, माइनस। नॉन गवर्नमेंट वाले केस में क्या करेंगे, फुली टैक्सेबल। अच्छा गवर्नमेंट वाले केस में पहले करेंगे ऐड, फिर करेंगे माइनस। माइनस कितना करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर या लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या आएगा, पहला क्या आएगा, एक्चुअल, दूसरा क्या आएगा, और तीसरा क्या आएगा, 1/5 ऑफ बेसिक। अच्छा बेसिक सैलरी या सैलरी जो लेस होगा वो क्या कर देंगे, माइनस, और बैलेंस क्या कर देंगे, टैक्सेबल। ये हमारा 16(2) था। फिर 16(3) की बात करो, प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। बिल्कुल सिंपल था, जो एम्प्लॉयर देगा वो सारा क्या कर देंगे, और जो एम्प्लॉय जमा करवाएगा वो सारा क्या कर देंगे, माइनस। और फिर मैंने यहां पे कहा था कि इसकी लिमिट होती है 2500 रुपए पर एनम, ये आपकी लिमिट होती है। सारी बातें हमने यहां पे की थी। अब जाके हमारा सेक्शन 16 खत्म हो गया। फिर हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 10। याद करो 10 के 2 पार्ट हमने किए थे, अलाउंसेस और रिटायरमेंट। बोलो बोलो, अलाउंसेस और, अलाउंसेस की 3 कैटेगरी थी, फुली एग्जम्प्ट, पार्शियली एग्जम्प्ट और फुली। अच्छा फुली एग्जम्प्ट में कौन कौन से थे, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को जो अलाउंस मिलेगा वो क्या होगा, फुली। यूएनओ के एम्प्लॉय को जो अलाउंस मिलेगा वो क्या होगा, फुली। और जो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो इंडिया से बाहर काम कर रहा है, इंडियन सिटीजन है, उसको जो अलाउंस मिलेगा वो क्या होगा, फुली एग्जम्प्ट। अब बात करो पार्शियली। पार्शियली में 2 केस होंगे, 10(13)(a) और 10(14). 10(14) में कितने अलाउंस है, 10(14) में टोटल मिला के 13, और 10(13)(a) में एक है, कौन सा, HRA। अच्छा 13 अलाउंस में 2 कैटेगरी होती है, 6 अलाउंस 7 अलाउंस, 6 अलाउंस 7 अलाउंस। 6 अलाउंस में एग्जम्प्ट क्या होता है, अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज, दोबारा बोलो, अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज एंड बैलेंस विल बी। और 7 अलाउंस में एग्जम्प्ट क्या होता है, अमाउंट रिसीव और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस एंड बैलेंस विल बी।
6 अलाउंस के नाम बोलो कौन कौन से हैं? डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। दोबारा बोलो, डेली, ट्रेवलिंग, कन्वेंस, हेल्पर, अकेडमिक, यूनिफॉर्म। एक बार फिर बोलो, डेली, ट्रेवलिंग, कन्वेंस, हेल्पर, अकेडमिक, यूनिफॉर्म। अच्छा, इन 6 अलाउंस में एग्जाम्प्ट क्या करेंगे? अमाउंट रिसीव, अमाउंट स्पेंड, विच एवर इज लेस एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। फिर बात करो साथ में कौन कौन से आते हैं? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लिमिट कितनी है? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 2 चाइल्ड कौन से? मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय। अगला फिर कौन सा है? हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, लिमिट कितनी है? 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 2 चाइल्ड कौन से? मोर बेनिफिशियल टू। अच्छा, क्या चिल्ड्रन में स्टेप चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड दोनों आएंगे? नहीं आएंगे? यस आएंगे। अगला फिर कौन सा आ गया? ट्रांसपोर्ट। नॉर्मल वाले केस में फुली, हैंडीकैप वाले केस में 3200 पर मंथ एग्जाम्प्ट है, बाकी आपके हाथ में टैक्सेबल है। फिर अगर हमने किया आउट स्टेशन अलाउंस, उसमें क्या है? 70% ऑफ अमाउंट रिसीव और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। फिर बात करो ट्राइबल एरिया में लिमिट कितनी है? 200 रुपए पर मंथ। अंडरग्राउंड में लिमिट कितनी है? 800 रुपए पर मंथ। और हिल बॉर्डर रिमोट एरिया 200 रुपए से लेकर 7000 पर मंथ, ये आपकी लिमिट यहां पे निकल के आती है। ये हमारे हो गए 7 अलाउंस जी। फिर अगला हमने किया 7 और 6 13 अलाउंस करने के बाद फिर हमने किया एचआरए। याद करो, एचआरए का मतलब क्या होता है? रहने के लिए घर देना या किराया कॉम्पनसेट करना। तो अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एचआरए दिया, तो जो उसको एचआरए मिला वो सारा एग्जम्प्ट है या उसमें से कुछ एग्जम्प्ट और कुछ टैक्सेबल? कुछ एग्जम्प्ट और कुछ। अच्छा, कितना एग्जम्प्ट होगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। पहला क्या आएगा? एक्चुअल एचआरए रिसीव। दूसरा क्या आएगा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। दोबारा बोलो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ। अच्छा, अगर मेट्रो सिटी में है तो 50% ऑफ सैलरी। अगर अदर सिटी में है तो ये सैलरी का मतलब क्या था? बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। दोबारा बोलो, बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब जो ये सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज निकाल लेना, आपका एचआरए निकल के आ जाएगा। पहला पॉइंट नंबर 1 में बताऊंगा। अगर मान लो मुझे एचआरए मिला, बट मैंने किराया पे नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल। अच्छा, अगर मैंने किराया पे किया 4 महीने का, एग्जम्पशन कितने महीने की मिलेगी? 4। तो जितने महीने आप किराए के मकान में रहोगे, जितने महीने का किराया पे करोगे एग्जम्पशन, उतने ही महीने की मिलेगी। बस ये बात ध्यान दो। ये तो हमारा हो गया एचआरए वाला पॉइंट। फिर अगला हमने पॉइंट कंप्लीट किया एचआरए और अलाउंसेस के बाद हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट। अब बात करना रिटायरमेंट बेनिफिट की। रिटायरमेंट बेनिफिट में कौन कौन से मैंने बेनिफिट कर लिए? ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इन कैशमेंट, रिट्रेंचमेंट, वीआरएस और प्रोविडेंट फंड। अब बात करो ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी वाले केस में 2 केस थे, या तो कोई एम्प्लॉय क्या होगा? गवर्नमेंट, या वो क्या होगा? बोलो क्या होगा? या वो क्या होगा? गवर्नमेंट वाले केस में क्या? फुली एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट के अंदर 2 केस होते हैं, कौन कौन से बोलते रहो? एक तो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा या कवर। अच्छा, अगर कवर होगा या नहीं होगा, एक लाइन तो सेम है, कौन सी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी। दोबारा बोलो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी। अगर वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो लीस्ट किस में से आएगा? पहला क्या आएगा? एक्चुअल। दूसरा क्या आएगा? 20 लाख। तीसरा क्या आएगा? हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट। हाफ मंथ का मतलब क्या था? 15/26। तो 15/26 को मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट ड्रॉन सैलरी, और मल्टीप्लाई जितने साल में कंप्लीट होंगे और पार्ट भी हम यहां पे लेके चलेंगे। अच्छा, यहां पे सैलरी का मतलब क्या था? बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला या टोटल वाला? तो बेसिक प्लस में डीए टोटल वाला। अब बात करो, अगर वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो क्या होगा? पहला क्या आएगा? एक्चुअल। दूसरा क्या आएगा? 20 लाख। तीसरा हाफ on the basis of last 10 month average salary for each completed year of service और पार्ट। यहां पे हाफ मंथ का मतलब 15/30 मल्टीप्लाई 10 मंथ की एवरेज सैलरी, और मल्टीप्लाई जितने साल भी कंप्लीट होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सैलरी का मतलब क्या था? बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ। अरे 4 पॉइंट हमने यहाँ पे और किए थे, याद करो। अगर मेरे को ग्रेचुटी रिटायरमेंट के बाद मैंने नहीं ली, ड्यूरिंग जॉब में ले ली, तो क्या करेंगे? फुली टैक्सेबल। अगर मैं 2 एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम कर रहा हूं तो क्या हर एम्प्लॉयर के 20-20 लाख रुपए की लिमिट होगी? टोटल लिमिट होगी।
अगर मैंने पहले कहीं से रिटायरमेंट ले ली है और बाद में कहीं और से रिटायरमेंट ले रहा हूं तो पहले एग्जाम्प्ट हुआ था, क्या 20 लाख में से माइनस करेंगे नहीं करेंगे? और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, क्या डेथ के बाद उसके फैमिली वालों को भी ग्रेच्युटी एग्जम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी? यस, ये सारी बातें हमने वहां पे की थी। अगला फिर हमने किया पेंशन। पेंशन के अंदर दो केस है, कम्यूट और, बोलो बोलो, कम्यूट और अनकम्यूट वाले केस में क्या होगा? फुली टैक्सेबल, वेदर गवर्नमेंट और, अच्छा अनकम्यूट का मतलब क्या होता है? एक साथ पेंशन मिलेगी या पीरियोडिकल? तो पीरियोडिकल पेंशन क्या होगी? फुली टैक्सेबल। फिर कम्यूट वाले केस में दो केस होगा, गवर्नमेंट और, गवर्नमेंट वाले केस में क्या है? एग्जम्प्ट। और नॉन गवर्नमेंट वाले केस में दो केस होंगे, या तो साथ में ग्रेच्युटी है या ग्रेच्युटी, अगर ग्रेच्युटी है तो 1/3, नहीं है तो 1। अब 1/3 और 1/2 किसका? 1/3 और 1/2, 1/3 1/2 नहीं किया, ये नहीं किया, या किया था हमने? 1/3 1/2 किसका? फिर ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन शैल बी। तो जितनी पेंशन आपने कम्यूट कराई होगी पहले किस पे ले जाओगे? 100% पे। उसका 1/3 1/2 निकाल दोगे, वो एग्जम्प्ट होगा और बाकी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। ये सारी बात हमने पेंशन में की थी। अच्छा, पेंशन में सैलरी का मतलब क्या होता है? अब अपना बेसिक प्लस में अब डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ, नालायक। पेंशन में सैलरी होती कहां है? नहीं होती, हमने बोल दिया था, बट पेंशन में सैलरी कहां होती है? सर ये तो इतना थोड़ा पता, देखो जो आपने बेसिक बोला, हम डीए उठोए वाला बोल दिया हमने, ठीक है जी। तो पेंशन में कोई भी सैलरी नहीं होती। ऐसे नहीं कि पीछे कुछ भी बोलते रहो, पहले देख भी लो पेंशन में सैलरी होती भी है नहीं होती। नालायकों, बच्चा कह रहा है हम नहीं होती तो भी लिख देंगे, हमारा क्या है, आप पूछते रहो बस हमसे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो पेंशन में सैलरी नहीं होती है। अब बात करो लीव इनकैशमेंट की। लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है आपकी ईमानदारी का पैसा। भाई जो भी आपने छुट्टियां कम ली है उसका लमसम पैसा तो आपको मिलेगा, उसको लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। दो केस होंगे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। वाले केस में सारा क्या होगा? नॉन गवर्नमेंट वाले केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। पहला क्या आएगा? एक्चुअल। दूसरा क्या आएगा? 3 लाख। तीसरा क्या आएगा? 10 मंथ मल्टीप्लाई लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। और चौथा क्या आएगा? जितनी भी अनअवेल्ड लीव हैं, जो छुट्टियां आपने नहीं ली हैं, उसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट 10 मंथ की एवरेज। अब बताओ यहां सैलरी का मतलब क्या होता है? हाँ, बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर। ये सारी बातें हमने लिव इनकैशमेंट के अंदर की थी। फिर दो पॉइंट हमने और किए, रिट्रेंचमेंट और वीआरएस। वो तो बिल्कुल सिंपल थे। रिट्रेंचमेंट वाले केस में क्या था? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। पहला क्या आएगा? एक्चुअल। दूसरा क्या आएगा? 5 लाख। तीसरा क्या आएगा? एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। और फिर बात करो वीआरएस की। वीआरएस वाले केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। पहला क्या आएगा? एक्चुअल। दूसरा क्या आएगा? 5 लाख। तीसरा क्या आएगा? रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई लास्ट ड्रॉन सैलरी। और फिर लास्ट में क्या आएगा? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई 3 मंथ और मल्टीप्लाई लास्ट ड्रॉन सैलरी। इनमें से कम वाला एग्जाम्प्ट और बैलेंस आपके हाथ में टैक्सेबल है। ये हमारा वीआरएस। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी, ठीक है। फिर हमने सबसे मेन पॉइंट किया प्रोविडेंट फंड। पहले मैं बताऊं प्रोविडेंट फंड के 4 क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से? बोलो 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 बोलो। एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का, दोबारा बोलो, के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन फिर क्या होता है? दोनों के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? और चौथा क्वेश्चन क्या होता है? जो लमसम पैसा रिटायरमेंट पर मिलेगा उस लमसम पैसे का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? ये 4 क्वेश्चन हमने वहां पे 1 बाय 1 किए थे। पहले मैं बताऊं पीएफ की दो कैटेगरी होती है, पीपीएफ और ईपीएफ। अब सैलरी में कौन सा करेंगे? पीपीएफ करेंगे, ईपीएफ करेंगे? ईपीएफ। ईपीएफ कितनी तरह के होते हैं? 3। कौन कौन से? एसपीएफ, आरपीएफ, दोबारा बोलो, एसपीएफ, आरपीएफ। और सबसे पहले बात करो एसपीएफ की। एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? टैक्सेबल एंड एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। दोबारा बोलो,
टैक्सेबल एंड एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में लिमिट कितनी है? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। अच्छा, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? फुली एग्जाम्प्ट। अच्छा, फिर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन कितना किया। अगर वो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है तो सारा इंटरेस्ट क्या है? एग्जाम। अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर जो इंटरेस्ट 2.5 लाख से ऊपर पे आएगा वो क्या कर देंगे? टैक्सेबल। अच्छा, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे आने वाला इंटरेस्ट क्या होगा? फुली एग्जाम। और रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा क्या होगा? फुली एग्जाम। ये सारी बातें हमने एसपीएफ के अंदर की थी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ पहले यूआरपीएफ कर लेते हैं। पहले बात करो यूआरपीएफ की। एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? टैक्सेबल एंड नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन। फिर बताओ एम्प्लॉयर वाले का क्या होगा? नॉन टैक्सेबल। दोनों का इंटरेस्ट भी क्या होगा? नॉन टैक्सेबल, क्योंकि टैक्सेबल कब करना है? रिटायरमेंट के बाद। अब बात करो रिटायरमेंट के बाद की। रिटायरमेंट के बाद जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या कर दोगे? नॉन टैक्सेबल, क्योंकि पहले वो टैक्सेबल, फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या कर दोगे? टैक्सेबल। उसका इंटरेस्ट भी क्या कर दोगे? टैक्सेबल। की साइड में करोगे? सैलरी। और जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल करेंगे अदर सोर्स के अंदर। बस ये बात ध्यान देना, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला मैंने पॉइंट किया आरपीएफ, जो बहुत ही खतरनाक लगा आपको। अब बात करते हैं आरपीएफ की। बिल्कुल सिंपल है वैसे। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? टैक्सेबल एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। दोबारा बोलो, टैक्सेबल एंड एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब बात करो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर वो एम्प्लॉय की सैलरी के 12% तक है तो क्या है? बोलो, अगर 12% तक है तो क्या है? एग्जम्प्ट है। 12% से ऊपर है तो क्या है? अच्छा, अगर 12% तक है तो भी एक लिमिट है, कितनी? 7.5 लाख। अगर वो 12% तक है एंड 7.5 लाख तक है तो क्या है? एग्जम्प्ट। अगर वो 7.5 लाख से ऊपर है तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सारा या एक्सेस वैल्यू? एक्सेस। ये तो हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। ठीक है जी। फिर बात करो इंटरेस्ट की। अब जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय को इंटरेस्ट आएगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अगर वो 9.5% से ऊपर है फिर तो वो टैक्सेबल है। अगर वो 9.5% तक है तो वो एग्जम्प्ट है। बट वो 9.5% तक है, एग्जम्प्ट तब है अगर वो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है। अगर वो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। बट अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है तो क्या 9.5% तक का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? यस। ये बात हमने किया एम्प्लॉय का। अब बात करें एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर वाले केस में भी सेम केस था। अगर 9.5% से ऊपर है तो क्या है? टैक्सेबल है। अगर 9.5 तक है तो क्या करेंगे? अगर वो 7.5 लाख तक है तो एग्जम्प्ट है। अगर वो 7.5 लाख से ऊपर तो क्या कर देंगे? टैक्सेबल। एक बात मेरे को बताओ, यहां पे एक फॉर्मूला हमने किया था, क्या था अपना फॉर्मूला? सीपी जाने सीपी, हाँ क्या था? पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई। एक बार दोबारा बोलो, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई। पीसी का मतलब क्या निकल के आता है? जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर। आर कैसे निकालते हैं? आई डिवाइड बाय एफ एवरेज। तो आई का मतलब तो क्या होती है? जो इनकम आपने कमाई। एफ एवरेज कैसे निकलता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड प्लस में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड डिवाइड बाय 2। तो जो एक रेट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो कि आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये बात हमने वहां पे की। फिर बात करो रिटायरमेंट के बाद। अगर आरपीएफ का पैसा रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है तो हम सारा एग्जाम्प्ट कर देंगे। कब? अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो। अब 3 में से पहली कंडीशन क्या है? जॉब कब छोड़ी हो? 5 साल के। अगर 5 साल के बाद जॉब छोड़ी तो सारा क्या हो जाएगा? एग्जाम। अच्छा, अगर मैंने 5 साल से पहले जॉब छोड़ दी है बट रीजन कोई भी एक है तो भी हम एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। पहला कौन सा मैंने बोला? ड्यू टू इल हेल्थ। फिर दूसरा मैंने कौन सा बोला? डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस। और तीसरा कौन सा हो गया? रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। इनमें से कोई भी रीजन होगा और जॉब अगर 5 साल से पहले छोड़ दिए तो भी हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। फिर तीसरा मैंने कहा था कि अगर ओल्ड एम्प्लॉयर से न्यू एम्प्लॉयर में ट्रांसफर करवा लोगे और दोनों को मिला के 5 साल हो चुके हैं तो भी क्या कर देंगे? एग्जाम्प्ट। ये सारी की सारी बातें हमने वहां पे कंप्लीट की थी, तब जाके आरपीएफ हमारा खत्म हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जाके सेक्शन 10 हमारा खत्म। फिर हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 17, जो हमारा क्या था? परक्यूजिट। एक बार फटाफट से वो भी रिकॉल करा दो। परक्यूजिट में सबसे पहला हमने किया हमने गिफ्ट। चलो 1 बाय 1 जो दिमाग में आ रहा है वो रिवाइज कराते रहो। गिफ्ट की बात करो। गिफ्ट के 2 केस होंगे। बोलो बोलो, गिफ्ट के 2 केस होंगे, मनी और, बोलते रहो यार, मनी और
मनी वाले केस में क्या फुली टैक्सेबल, नॉन मनी वाले केस में अगर 5000 तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर 5000 से ऊपर है तो टैक्सेबल है, सारा टैक्सेबल है। एक्सेस वैल्यू, एक्सेस वैल्यू, ये पॉइंट हमने वहां पे किया था गिफ्ट वाले केस में, गिफ्ट वाला केस खत्म हो चुका है। यहां 5000 रुपए की लिमिट है, अदर सोर्स में 50,000 रुपए की लिमिट होती है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वाले केस में 5000 रुपए की लिमिट होती है बस ये, और वो भी तब अगर वो नॉन मनी में हो। मनी वाले केस में कोई लिमिट नहीं होती, मनी वाले केस में फुली टैक्सेबल होता है। अगला फिर परक्यूजर ने मन किया कौन सा है, फ्री मील्स। हाँ फ्री मील की बात करो। अब अगर ऑफिस में कोई भी स्नैक्स है, कोई भी चाय चो आपने पी ली है, तो स्नैक्स हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, फुली एग्जाम। और अगर लंच फैसिलिटी है तो 50 रुपए पर मील तक एग्जाम्ट है, 50 रुपए पर मील से ऊपर क्या है, टैक्सेबल। अच्छा पूरे महीने की कैलकुलेशन करेंगे या 25 दिन की करेंगे, 25 दिन की कैलकुलेशन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला अपना परक्यूसेट हमने किया यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर आपको यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मूवेबल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है तो क्या करोगे, अगर वो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है तो क्या करोगे, नील। अगर वो अदर आइटम है तो दो केस होंगे, या तो वो मेरे खुद की है, मैंने कहीं से, अगर मेरे खुद की आइटम है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% हम टैक्सेबल कर देंगे, अगर मैंने कहीं से लेकर दी होंगी तो एक्चुअल चार्जेस जो होंगे वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या कर देंगे, टैक्सेबल। फिर अगर हमने किया ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर वाले केस में याद करो मैंने कहा था या तो हम ट्रांसफर करेंगे लैपटॉप कंप्यूटर, या ट्रांसफर करेंगे कार, और या ट्रांसफर करेंगे एनी अदर एसेट। पहले बात करो अगर हमने ट्रांसफर की लैपटॉप कंप्यूटर, उस केस में फिर 50% डेप्रीसिएशन का क्या मतलब कंप्लीटेड ईयर, और मेथड कौन सा लेंगे, WDV। कार वाले केस में मेथड क्या था 20%, सॉरी रेट क्या था 20%, WDV मेथड और कंप्लीटेड ईयर। अदर एसेट वाले केस में क्या था 10%, SLM मेथड कंप्लीटेड ईयर, वो माइनस करके जो वैल्यू आएगी उससे कंपेयर कर लोगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये सारी बातें हमने वहां पे की थी। 3 परक्यूजिट हो गए हमारे, और बताओ कौन सा था, है हाँ स्वीपर गार्डनर और वॉचमैन। स्वीपर गार्डनर वॉचमैन में जो भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर इंकर करेगा वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर अगला कौन सा था, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और अपना और गीजर, अगर इसमें भी सेम था, जो एम्प्लॉयर इंकर करेगा वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और बताओ क्रेडिट कार्ड और क्लब मेंबरशिप फीस, अगर क्रेडिट कार्ड और क्लब मेंबरशिप फीस अगर बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं तो टैक्सेबल करेंगे नील, और अगर अदर के लिए यूज हो रहे हैं तो जो भी फीस एम्प्लॉयर पे करेगा तो एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। और बताओ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर में 2 केस थे, या तो स्वेट इक्विटी शेयर फ्री में इशू की होंगे या कंसेशनल रेट में। अगर फ्री में इशू की होंगे तो फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर कंसेशनल रेट में होगा तो एफएमवी में से जो एम्प्लॉय ने पे कर दिया वो माइनस कर देंगे और बैलेंस कर देंगे टैक्सेबल। और बताओ LIC, तो LIC प्रीमियम जितना भी एम्प्लॉयर ने पे किया होगा एम्प्लॉय के बिहाफ पे वो सारा का सारा एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें था, हाँ अगर मैंने एम्प्लॉय को लोन दिया 2 केस होंगे, या तो फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट हम देखेंगे PNB बैंक का, PNB नहीं SBI, हाँ SBI का उस दिन का देखेंगे जिस दिन लोन दिया, जिस ईयर में लोन दिया उसकी 1 अप्रैल को रेट क्या था उससे कंपेयर करके देखेंगे, और अगर फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो सारा रेट टैक्सेबल हो जाएगा, अगर कंसेशनल है तो जो एम्प्लॉय ने पे कर दिया वो माइनस करने के बाद बैलेंस जो आएगा वो टैक्सेबल है। बट 2 केस में हमें टैक्सेबल नहीं करना, कब नहीं करना, अगर लोन की वैल्यू 20,000 तक हो, या लोन अगर किसी स्पेसिफाइड बीमारी के लिए दिया हो तो भी वो सारा क्या हो जाएगा, एग्जाम। और बताओ कौन सा आ गया, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। अच्छा एक बताओ, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को पढ़ाएगा तो क्या कुछ टैक्सेबल करेंगे, नहीं करेंगे। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के रिलेटिव को पढ़ाएगा क्या टैक्सेबल करेंगे, फुली टैक्सेबल करेंगे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ा रहा है अपने स्कूल में या उस स्कूल में जहां पर टाई अप है तो क्या करेंगे, 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, अनलिमिटेड चाइल्ड एग्जाम्प्ट है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर वो हो जाएगा टैक्सेबल। पर अगर कोई ऐसा स्कूल है जो मेरा नहीं है, मेरा टाई अप नहीं है, तो कोई 1000 रुपए की लिमिट नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। और बताओ लीव ट्रेवल कंसेशन, सारे बच्चे बताओ लीव ट्रेवल कंसेशन 4 साल में कितनी LTC मिलती है, 2। अगर मैंने नहीं ली तो क्या दोनों के दोनों आगे जाएंगे या एक जाएगी। अच्छा इंडिया में घूमने जाना है या इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं, सारा रहना खाना पीना सब एग्जाम्प्ट है या ट्रेवलिंग एग्जाम्प्ट है।
अगर मैं बाय एयर जा रहा हूं तो इकोनॉमी क्लास, बाय रेल जा रहा हूं तो फर्स्ट क्लास, बाय बस जा रहा हूं तो। अच्छा फिर कितने बच्चे एग्जाम्प्ट है? अगर 1 अक्टूबर 98 से पहले के हैं तो अनलिमिटेड चाइल्ड। उसके बाद में कितने बच्चे हैं? 2। पहले एक बच्चा हुआ, फिर 2 हो गए तो 2 को 1 मान लेंगे। पहले 2 हो गया, फिर 1 हो गए तो फिर पहले वाले 2 की मिलेगी, बाद वाले की नहीं मिले। अच्छा अगर एलटीसी इन कैश करवा ली तो फिर फुली टैक्सेबल होगी। अगर आपने एलटीसी इन कैश करवा ली है तो फिर फुली टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। अगला बताओ परक्यूसिटी फिर हमने कौन सा किया? कौन सा? मेडिकल फैसिलिटी। बहुत बढ़िया। मेडिकल वाले केस में 2 केस थे। एक तो मैंने कहा था या तो इलाज होगा इंडिया में या इलाज होगा इंडिया से बाहर। पहले तो अगर इलाज हो रहा है इंडिया में और वो स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में हो रहा है तो फिर क्या होगा? फुली एग्जाम। कौन कौन से हॉस्पिटल थे? या तो वो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर के खुद का होगा, या गवर्नमेंट का होगा, या वो लोकल अथॉरिटी का होगा, या वो गवर्नमेंट अप्रूव होगा, या फिर वो स्पेसिफाइड डिसीज के लिए होगा और इलाज भी स्पेसिफाइड डिसीज का तो सारा एग्जाम्प्ट है। नहीं तो फिर फुली क्या है? टैक्सेबल। अच्छा इसमें एम्प्लॉय कवर है, एम्प्लॉय की फैमिली भी कवर है, फैमिली भी कवर है। फैमिली में कौन कौन आएगा? बीवी और बच्चे सारे अच्छे, मम्मी पापा भाई बहन तब अच्छे रहे वो हमारे ऊपर, दादा दादी अच्छे, घर रह के मत बोल देना दादा दादी अच्छे नहीं है एज पर लो, वैसे वो अच्छे हैं, सबसे अच्छे वही हैं, आज तक उन्होंने ही बचाया जो हम बचे हुए हैं। ये तो हमारी शामत घर में कई बार आ चुकी होती है, ठीक है। वो तो फिर बीच में अड़ जाते हैं कि नहीं 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 इसको ने मारनी, तो वही बातें कर लगे, बट इसके लिए वो हमारे रिलेटिव नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात में और बताओ, अब अगर इलाज इंडिया से बाहर हो रहा है तो बाहर जाने में 3 खर्चे होते हैं। कौन कौन से? एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट, एक वहां पे रहना, और एक आपका हो गया ट्रेवलिंग का, ठीक है जी। अच्छा वहां पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा और जो वहां पे रहने का होगा, इन दोनों को जोड़ के जितनी लिमिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट करेगा उतना एग्जाम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है। ट्रेवलिंग वाले केस में क्या चेक करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। अगर इनकम 2 लाख तक है तो, और अगर इनकम 2 लाख से ऊपर है तो फिर फुली टैक्सेबल। ये सारी बातें हमने मेडिकल वाले केस में की थी। एक पॉइंट आपको मैंने यहां पे कहा था कि इसमें एक अमेंडमेंट है, ये कोविड वाली, कि कोविड वाली अमेंडमेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे अदर सोर्स के साथ, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगला परक्यूशन हमने कौन सा किया? कौन सा? मोटर कार। ये तो आप मुझे बता ही नहीं सकते, बता सकते हो? मोटर कार में कितने केस थे? 4। कितने केस थे? 4। अगर गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा भी एम्प्लॉय का, तो क्या करेंगे? नील और अच्छा अगर गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर का और यूज हो रहा है पर्सनल, तो क्या करेंगे? फिर जो एक्चुअल खर्चा हो रहा होगा वो टैक्सेबल कर देंगे। भाई अगर गाड़ी मेरी, खर्चा मेरे बाबूजी का, यूज पर्सनल है, तो जो खर्चा होगा वो टैक्सेबल कर देंगे। अच्छा अगर यूज दोनों जगह पर है तो फिर एक्चुअल खर्चे में से छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, ड्राइवर का 900 क्या कर देंगे? माइनस। और अगर तुम्हें लग रहा है एक्चुअल तुम्हारा इससे ज्यादा है तो फिर एक्चुअल माइनस कर देंगे, बट एओ को पहले सेटिस्फाइड करना होगा तब माइनस करेंगे, नहीं तो माइनस नहीं करेंगे। अब तीसरे केस पे आओ, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है और खर्चा एम्प्लॉय का है तो फिर यूज हो रहा है पर्सनल, तो फिर एक्चुअल कॉस्ट का 10% जो होगा वो हम टैक्सेबल कर देंगे। और अगर एक्चुअल कॉस्ट में दी होगी जितना भी वैल्यू गिरी है फिर हम वो लेके चल लेंगे। फिर अगर मान लो यूज दोनों जगह पर है तो छोटी गाड़ी का 600, बड़ी गाड़ी का 900 पर मंथ और ड्राइवर का 900 पर मंथ हम कर देंगे टैक्सेबल। अब लास्ट कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट, गाड़ी भी, खर्चा भी, और अगर यूज पर्सनल हो रहा है तो कॉस्ट का 10% प्लस में एक्चुअल खर्चा, ये हम कर देंगे टैक्सेबल। और अगर यूज दोनों जगह पर है तो छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, ड्राइवर का 900 रुपए पर मंथ। अच्छा बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी किससे पता लगेगी? अगर गाड़ी 1600 सीसी तक की है तो वो गाड़ी छोटी है, अगर वो गाड़ी 1600 सीसी से ज्यादा की है फिर वो गाड़ी बड़ी गाड़ी। अच्छा पार्ट ऑफ मंथ लेके चलेंगे, इग्नोर करके चलेंगे? इग्नोर, ये बात ध्यान दो। अगला परसेंट बताओ। हाँ जी अगला कौन सा है? कौन सा? आरएफए और सीआरएफए। हाँ बात करो आरएफए की। आरएफए वाले केस में 2 केस आपने किए, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या, अब बात करो पहले बात करो गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट वाले केस में क्या करेंगे? लाइसेंस फीस। नॉन गवर्नमेंट में 2 केस होंगे, या तो वो घर मेरे खुद का है या मेरे खुद का, अच्छा अगर मेरे खुद का है तो 3 केस होंगे, या तो वो घर ऐसे एरिया में जहां पॉपुलेशन 10 लाख तक है, या 25 लाख तक है, या 25 लाख से, सारे बच्चे बोलो, अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो सैलरी का 7.5%, दूसरी कैटेगरी में सैलरी का 10%, तीसरी कैटेगरी में सैलरी का, अच्छा ये 7.5, 10 और 15, और जो लाइसेंस फीस है ये सारी वैल्यू फर्निश्ड की या अनफर्निश्ड की है?
और अगर वो घर मेरे खुद का नहीं है तो एक्चुअल कॉस्ट और सैलरी का 15% विच एवर इज, वो भी वैल्यू फर्निश की अनफर्निश की। और अगर साथ में फर्निशिंग आइटम भी होंगी, क्या इसमें जोड़नी पड़ेंगी नहीं जोड़नी पड़ेंगी? उसमें भी दो केस होंगे, या तो वो मेरे खुद की होंगी या खुद की। अगर वो मेरे खुद की है तो है एक्चुअल कॉस्ट का 10, और अगर खुद की नहीं है तो एक्चुअल चार्जेस। इन दोनों को जोड़ के किसकी वैल्यू आएगी? वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफ, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफ। और जो एम्प्लॉय ने पे कर दिया वो क्या कर देंगे? माइनस। फिर बैलेंस क्या आ जाएगा? कंसेशनल आरएफ। सैलरी का मतलब यहां पे क्या होता है? बेसिक प्लस में डीए उटोए प्लस में कमीशन एवरी टाइप प्लस में बोनस प्लस में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। और जितने महीने का फायदा होगा उतने महीने की ही कैलकुलेशन करोगे, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगला हमने किया सुपरएंशन फंड वाला। अब मैंने कहा अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के आरपीएफ में या अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड में या एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया, अगर एग्रीगेट 7.5 लाख तक कंट्रीब्यूशन किया तो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। और अगर उसके ऊपर किया तो फिर वो क्या कर देंगे? टैक्सेबल। सारा या एक्सेस वैल्यू, एक्सेस वैल्यू। ये पॉइंट हमने किया। फिर याद करो एक हमने पॉइंट और कंप्लीट किया था, सैलरी में ग्रेड बेस्ड सैलरी। अब ग्रेड बेस्ड सैलरी के अंदर मैंने कहा था कि कई बार सैलरी दी होती है 20,000, 500, 22,000, 1000, इस तरह सैलरी दी होती है। सबसे पहले मेरे को बताओ, जो पहली सैलरी मेरे को दी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग सैलरी। फिर अगला क्या होता है? इंक्रीमेंट। फिर वो इंक्रीमेंट कहां तक होगा? फिर इंक्रीमेंट, फिर वो कहां तक होगा उसके बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। तो वो सारी कैलकुलेशन हम अच्छे से समझ चुके हैं। फिर 2 पॉइंट हमने और कंप्लीट किए थे, सरेंडर ऑफ सैलरी और फोरगोइंग ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। और फोरगोइंग ऑफ सैलरी आपके हाथ में क्या होती है? टैक्सेबल। तो ये बातें हमने डिस्कस की हैं सैलरी में अभी तक। सो सिंपल, तो इसे पूरी बुलेट ट्रेन चली है हमारी 500 की रफ्तार से, ठीक है जी। बट ये समझ में उसी को ही आएगा जिसने पहले 8 लेक्चर डिटेल में पढ़े हुए हैं। 8 दी है मेरे ख्याल 3.5 घंटे आप मान के चल लो, तो कम से कम 26-27 घंटे का कंटेंट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये तभी 20 से 25 मिनट पल्ले पड़ेंगे, नहीं तो आपने मेरे को गालियां ही काटनी है, ठीक है। तो फाइनली अब जाके सैलरी की सुपर फास्ट रिवीजन हमारी यहां पे खत्म हो जाती है। इसी के साथ हमारा सैलरी भी खत्म हो जाता है। डन जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, अब इधर देखो, मैं हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं कराऊंगा, बस उसका थोड़ा सा बेस क्लियर कर रहा हूं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में आराम से।